नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 71 और ख़ास तौर से 72 बीपीएससी के लिए जीरो से प्रिपरेशन जो लोग शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैंने बताया था कि मैं आपके लिए मेंस का सिलेबस का डिस्कशन का वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं मेंस के सिलेबस को डिकोड करके आपके समक्ष में रख दूंगा, जिससे आपकी तैयारी में थोड़ी सी सहूलियत तो मिलेगी ही। तो आज के वीडियो में जो हम लोग समझने वाले हैं, ख़ास तौर से GS2 का जो सिलेबस है ना, उसके एक पार्ट को हम लोग थोड़ा सा डिकोड करेंगे और 14 से 15 टॉपिक निकालेंगे ऐसे जहां से सवाल पूछे जाते हैं। मेंस एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद मैं GS2 में पॉलिटी का जैसे आंसर राइटिंग भी सिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगा। और साथ में AEDO के लिए भी अब करेंट अफेयर नवंबर अक्टूबर इन सभी का मैं अपलोड कर दूंगा 1 वीक में। तो आपको वीडियोज़ तो मिलेंगे ही, लेकिन आज के वीडियो को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब भी कभी तैयारी करते हैं तो आंख मूंद करके नहीं की जाती है। सही तरीके से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अगर आपको ये अंदाज़ा है और कहाँ से पढ़ना है तो आपकी आधी तैयारी तो उसी में कंप्लीट हो जाती है। क्या पढ़ने में ही बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि भाई पता ही नहीं चल पाता है क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ओके, देखिए आज का जो सबसे मूल चीज़ है वो आपको सिलेबस में बहुत ही कम डिफाइन है, बहुत ही कम, मतलब कि डिफ़ाइन किया ही नहीं गया है। और सही पूछिए तो यूपीएससी के अलावा किसी का भी सिलेबस स्टेट पीसीएस में डिफ़ाइन नहीं होता है। जैसे बीपीएससी निबंध का भी सिलेबस आपको डिफ़ाइन मिलता ही नहीं, कुछ है ही नहीं निबंध में, कुछ भी नहीं लिखा गया है। ओके, निबंध पर भी नेक्स्ट वीडियो ही होगा। देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है। GS1 के बारे में तो हम लोग आज चर्चा नहीं करेंगे। GS2 में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और इसको चर्चा जरा करके समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से क्या सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये GS1 के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पेपर के बारे में आपको पता ही होगा, जो लोग 72 की बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, कि GS2 का पेपर होता है जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, सोसाइटी और पॉलिटिक्स से भी सवाल पूछे जाते हैं। पॉलिटिक्स से भी सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। सोशल इशू में पॉलिटिक्स भी आ जाता है, कुछ हिस्सा उसका, जैसे राजनीतिक अपराधीकरण इत्यादि जो पूछा गया है, या सांप्रदायिकता का जो चैप्टर है, या फिर जातिवाद का जो चैप्टर है, ये पॉलिटिक्स में भी आएगा, क्योंकि इसको पॉलिटिक्स से जोड़ करके पूछा जाता है, राजनीति से जोड़ करके पूछा जाता है। और यह सोशल इशूज़ में भी हम लोग पढ़ते हैं, सामाजिक जो मुद्दे हैं उसमें भी पढ़ते हैं। NCERT में भी आपको मिलेगा, जो सोशल इशू के NCERT होते हैं उसको आप पढ़ेंगे समाजशास्त्र का, तो उसमें आपको मिल जाता है। ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। 14 टॉपिक हम लोग निकालेंगे क्रक्स के रूप में। उससे पहले ज़रूरी है कि आपको सिलेबस बताऊं और सवाल में दिखाऊं कि सवाल क्या पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर से क्या सवाल पूछे गए हैं। पर अब मेहनत करके वो क्रक्स से निकलता है, तो उसको ज़रा समझने का भी प्रयास करेंगे। पहले सिलेबस देखिए क्या है। राज्य व्यवस्था के सिलेबस की हम लोग बात करें तो पॉलिटी इसको कहा जाता है। पहले तो ये सुधार करना है बोलने में भी, पॉलिटिकल साइंस नहीं कहते हैं, राज्य व्यवस्था गवर्नेंस कहते हैं इसको, गवर्नेंस। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित खंड में भारत तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। क्या क्या कहा गया, इंडिया और बिहार के राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल जो सिस्टम है उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत तथा बिहार के भूगोल संबंधित खंड में भारत की योजना, ये तो इकोनॉमिक्स की बात हो गई। बस इतना ही लिख करके छोड़ दिया गया है यहाँ पर कि क्या कहा गया है। बस एक ही चीज़ कहा गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित खंड में भारत तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। बस यही यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। 1 लाइन सिलेबस इसी को कहा जाता है, जो यहाँ पर बीपीएससी ने आपको दिया हुआ है। 1 लाइन सिलेबस ही है बंधुओं ये। अब इसी को हमें डिकोड करना है। डिकोड करने का क्या तात्पर्य होता है कि क्या आखिरकार पूछेगा यहाँ से, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। अपने पास क्या है निकालने का चारा। निकालने का चारा एक तो होता है कि आपको साला सिलेबस कहीं से मिल जाए, या फिर आप दूसरा क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर एक पैटर्न निकालें कि हाँ कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से बीपीएससी मेंस के सवाल जो हैं वो अधिक बनाए जाते हैं। बस यही हो गया। अब इसमें 15 टॉपिक होंगे, 16 टॉपिक होंगे, और उसको ओवरऑल अगर एक्सपेंड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 टॉपिक बनते हैं। ठीक है, सवाल के स्तरों को भी देखिए ज़रा, और उसके बाद से टॉपिक दिखाऊंगा, फिर एंड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निबंध और GS2 में पॉलिटिक आंसर राइटिंग पर बात करेंगे। देखिए कौन कौन से सवाल पूछे। बहुत सारे सवाल मैं लेकर के आया हूँ, ढेर सारे सवाल हैं।
70 बीपीएससी से शुरू करते, 69 से शुरू करते हैं, 69 से शुरू करते फिर हम लोग जाएंगे। क्या कहा गया है? संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। दूसरा क्या आ गया? संघवाद से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है। संघवाद, अभी कीवर्ड्स केवल देखेंगे हम लोग, टॉपिक निकालने का प्रयास करेंगे। बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांत यानी कि बिहार पॉलिटिक्स और बिहार का जो गवर्नेंस है उससे जुड़ा हुआ एक सवाल सामान्य तौर पर पूछा जाता है। पॉलिटी मैंने बोल ही दिया आपको, पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए सवाल जैसे कि क्या होते हैं। अब यहीं पर कास्ट आधारित भी सवाल अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कल मैंने टेस्ट में भी दिया था। कास्ट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं कि कास्ट का क्या योगदान है। कई बार सांप्रदायिकता और धर्मांध से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, धर्म से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो किस प्रकार से इम्पैक्ट डाल रहा है उसके भी सवाल है। देखिएगा ज़रा ध्यानपूर्वक, पहले पता तो चले आपको कि क्या पूछा जाता है। इस सवाल के दो भाग हैं, इसीलिए 19 + 19 = 38 लिखा हुआ है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका भी कुछ मतलब होता है तभी लिखा हुआ है। स्थानीय शासन, लोकल बॉडीज से सवाल पूछे गए हैं यानी कि पंचायत और शहरी संस्थानों से सवाल पूछा गया है। पंचायती राज और शहरी संस्थान से सवाल पूछे गए थे, ये अपने लिए टॉपिक हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर शॉर्ट आंसर में जाएंगे तो आर्टिकल 32 से सवाल पूछा गया है यानी कि फंडामेंटल राइट्स हो गया। राजनीतिक अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण यानी कि अभी मैंने बताया पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ एक इशू से तो सवाल बनता ही है। ये सवाल इस बार रिपीट हो सकता है क्योंकि बिहार में इलेक्शन हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है, भारत वर्तमान में एक जाति सामाजिक घटना रह गई है। भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई बल्कि एक राजनीतिक घटना है, यानी कि कास्ट को पॉलिटिक्स से जोड़ करके उसने पूछा है। बोला कि विश्लेषण करें, अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताएं कि आप इस कथन से सहमत हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें हम सहमत हैं या नहीं हैं, यानी कि फिर से सोशल इशू से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया है। शॉर्ट आंसर है ये। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, यानी कि न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इत्यादि से एक सवाल पूछा गया है। 73-74 संविधान संशोधन यानी कि 69, 70 दोनों में ही लोकल बॉडी से सवाल आए हैं। एक बार शॉर्ट आंसर में आया है तो एक बार लॉन्ग में आया है, लेकिन आया जरूर है। यानी कि लोकल बॉडीज़ का जो चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने लिए, वहाँ से सवाल बनते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन के सरकारों के युग तक राजनीतिक दलों के विकास का पता लगाएं। ये आ गया, गठबंधन की सरकार आ गया। ऊपर कहीं देखा था क्या? बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा, आप लोग भूल गए। बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों का विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित विश्लेषित कीजिए। यही डिस्कस एंड एनालाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार। ये सवाल फिर से बस बिहार हटा दिया गया, वहाँ पर गठबंधन की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, यानी कि 69 और 70 दोनों में ही गठबंधन से जुड़े हुए सवाल पूछे गए। क्यों पूछा गया है? क्योंकि पिछले ही साल इलेक्शन हुआ है 2024 में, और उस दौरान गठबंधन की सरकार चर्चा में थी, जिसके कारण से इस प्रकार के सवाल बनाए जाते हैं। नहीं भी चर्चा में रहती है तो बिहार की जो सरकार है अभी, वो केंद्र के गठबंधन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि केंद्र की सरकार चल ही रही है बिहार सरकार के सपोर्ट से, इसलिए सवाल एक्सपेक्टेड हैं और पूछे ही जाएंगे। यानी कि फिर से गठबंधन से जुड़े हुए सवाल आ गए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, भारत में एक पार्टी प्रभुत्व से लेकर के गठबंधन सरकारों के युग तक में, फिर से गठबंधन सरकार, ये तो अभी डिस्कस किया ने, यही सवाल तो ऊपर था, ये रिपीट हो रहा था। नेक्स्ट देखिए क्या है, जब केंद्र में सरकार बदलती तो राज्यपाल बदल जाते हैं, यानी कि राज्यपाल से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। राज्यपाल हो गया, संघवाद हो गया, केंद्र राज्य संबंध हो गया, केंद्र राज्य संबंध हो गया। ये जो है ना, केंद्र राज्य संबंध, संघवाद, राज्यपाल, ये सब एक जैसे ही लगभग में टॉपिक हैं, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं, तो इनको एक साथ कलेक्टिव रूप से पढ़ते हैं, ठीक है। फिर भी याद रखिएगा राज्यपाल टॉपिक से सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिर से पॉलिटिक्स आ गया। क्या है? संप्रेषण का माध्यम होने के अतिरिक्त भाषा अस्मिता के प्रतीक के रूप में प्रभावी रही है। इस कथन के आलोक में भारत में भाषाई अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण करें। यानी कि लैंग्वेज को लेकर जो पॉलिटिक्स होता है उसका विश्लेषण करना है। हर वर्ष आपको दिखेगा इस प्रकार का सवाल, हर साल दिखेगा। पॉलिटिकल जो हमारा ढांचा है, पॉलिटिक्स में जो चीज़ चर्चा में है उसको लिखने के लिए कह दिया जाता है,
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई, वो सवाल भी पूछा गया है। आम आदमी पार्टी और गठबंधन की जो हार हुई दिल्ली में, वो सवाल भी बीपीएससी में से पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो पॉलिटी के चैप्टर आप पढ़ते हैं उन्हीं से सवाल आते हैं। जनरल अवेयरनेस आपके अंदर कितना ज़्यादा है, आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही है, क्या उसके प्रभाव के बारे में आप कहीं पढ़ते हैं? अब ये तो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। भाषा की अस्मिता न तो एम लक्ष्मीकांत में मिलेगा, न डीडी बासु में मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? करंट अफेयर में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? आपके मन मस्तिष्क में चीज़ डेवलप होना चाहिए जब आप गो थ्रू होते हैं सारे करंट से कि हाँ क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, यानी कि सोच के लिखने वाला सवाल है ये। हालांकि भाषा का पॉलिटिक्स तो रीजनल पॉलिटिक्स में, क्षेत्रीय मुद्दों में हम लोग पढ़ते हैं, फिर भी ये टॉपिक जो है करंट अफेयर का ही है। 370 का सवाल है, ये तो एक्सपेक्टेड टॉपिक है, करंट अफेयर का टॉपिक है। 370 जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, यानी कि फिर से क्या आ गया? केंद्र राज्य संबंध आ गया, केंद्र राज्य संबंध आ गया फिर से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। भारत में गतिशील धर्मनिरपेक्षता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, डायनेमिक सेकुलरिज्म। यानी कि फिर से क्या आ गया भाई? सामाजिक मुद्दे में धर्म और सेकुलरिज्म से जुड़े हुए मुद्दे आ गए, यानी कि जो मैंने पहले बताया वही टॉपिक रिपीट हो रहा है। भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, राजनीति से सवाल, राजनीति से फिर से सवाल आ गया। भाषा की राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति किस प्रकार से गठबंधन में चेंज हो रही है, ये सारे राजनीति शब्द दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट आइए क्या है। भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र यानी कि डीपीएसपी से सवाल पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि क्या आ गया भाई? तो ये न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो ऊपर अभी आया था, और न्यायिक पूर्णावलोकन के अधिकार की व्याख्या करें सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, बिहार ने पिछले दशक में बिहार स्पेशल से अपनी राजनीति संस्कृति में सुधार देखा है, उदाहरण सहित बताएं। फिर से राजनीतिक संस्कृति आ गया, राजनीति आ गया फिर से। राष्ट्रीय हित के सर्वोपरि देश के क्षेत्रीय परिषदों में निहित है, इस कथन का आलोक में भारत में क्षेत्रीय परिषद के प्रकृति और कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये अभी तक ऐसा सवाल है यूनिक जो ऊपर के किसी भी टॉपिक से बिलोंग नहीं कर रहा। हालांकि क्षेत्रीय परिषद जो है, रीजनल काउंसिल जो होते हैं, जोनल काउंसिल जिनको कहा जाता है, उसके बारे में केंद्र राज्य संबंधों में पढ़ा जाता है, क्योंकि केंद्र राज्य संबंधों और संघवाद इत्यादि को बढ़ावा देने में इस प्रकार की चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर से देखिए क्या है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका होती है, क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को जवाब दबा देता है? यानी कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। करेंट अफेयर में मिलेगा, न्यूज़पेपर में मिलेगा, और उसको पढ़ करके अपना एक कंक्लूजन बनाना होता है कि इसके प्रभाव क्या होंगे, इसके पक्ष में क्या पॉइंट हो सकते हैं, इसके विपक्ष में क्या पॉइंट हो सकते हैं। इसीलिए आवश्यक होता है करंट अफेयर को पढ़ना, डिटेल में फील करना उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। चुनाव आयोग के बारे में सवाल पूछा गया है, चुनाव आयोग के बारे में सवाल पूछा गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सवाल पूछा गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सवाल पूछा गया, करंट में था। राज्यसभा की संरचना और शक्तियों की चर्चा कीजिए, संसद चैप्टर से सवाल पूछा गया है, संसद चैप्टर से सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है, फिर से देखिए क्या है। नेक्स्ट है कि डीपीएसपी से एक सवाल पूछा जाता है, भारतीय संसद एक गैर संप्रभु कानून बनाने वाली संस्था है, यानी कि फिर से संसद सवाल पूछा गया है। फिर प्रस्तावना से एक सवाल पूछा गया है, और फिर से संविधानवाद यानी कि संविधान के बेसिक टॉपिक से सवाल पूछा गया है। न्यायिक पूर्णावलोकन से फिर से सवाल पूछा गया, यानी कि रिपीट हुआ है। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना बंधुओं जो बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पर चैप्टर वाइज मैंने सारे सवाल निकाले, कल टेस्ट में यही सारे सवाल दिए हुए थे मैंने। राजनीति और चुनाव, ये जो चैप्टर है ना बंधुओं, ये कहीं पर भी सिलेबस के किताबों में आपको नहीं मिलता है। ये आपको कम्प्लीटली 100% करंट अफेयर में ही पढ़ना पड़ता है। कहाँ से पढ़ेंगे? कोई एक ऐसा सोर्स भी नहीं होता है। किस प्रकार से पढ़ा जाता है उस पर तो हम लोग आज बात करेंगे ही। सवाल देख करके कुछ 15 से 16 टॉपिक निकले हैं, जिन टॉपिकों का अध्ययन करना पड़ता है आपको। अगर आप उन टॉपिक का अध्ययन नहीं करते हो, उनमें से कोई भी आपका छूट जाता है, तो निश्चित तौर पर आपका एग्जामिनेशन में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। कौन सी एक चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अगर कोई आपसे पूछे किसी भी GS2 के किसी पेपर में, तो करंट अफेयर है। करंट अफेयर जो मैं पढ़ाता हूँ वो भी, जो आप खुद से तैयार कर रहे होंगे किसी मैगजीन में होगा वो भी। और करंट अफेयर कैसा? विश्लेषण वाला।
जब मैं विश्लेषण पर जोर दे रहा होता हूँ तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आती कि इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे, यहीं पर करेंगे। ज़रा सवाल को पढ़िए और मुझे बताइए कि इसका ओर छोर भी आपको पता चल रहा है क्या। भारत में जाति की राजनीति ने राजनीति का प्रभुत्वशाली और अस्थायी रूप ले लिया है। बिहार के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। सवाल एंड हो गया। कास्ट पॉलिटिक्स हैज एक्वायर डोमिनेटिंग एंड इंड्यूरिंग मोड ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, एक्सप्लेन दिस विथ रेफरेंस टू बिहार। बस इतना सा सवाल दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, चर्चा कीजिए। किस प्रकार से मंच है, संसद चैप्टर से सवाल है। नेक्स्ट सवाल है 65 बीपीएससी का कि भारतीय राजनीतिक दलों की प्रणाली राष्ट्रवादी नहीं बल्कि व्यक्तिवादी है। बिहार के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या कीजिए कि भाई भारतीय राजनीतिक दलों की जो प्रणाली है, दल का जो सिस्टम है, ये राष्ट्रवाद से ना जाके व्यक्तिवाद पर केंद्रित हो जाता है, एक व्यक्ति की पर केंद्रित हो जाती पूरी पार्टी। अगला क्या बोला है, तो बिहार के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या कीजिए। लिखिए जरा इसको, किसी किताब में नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान करें। प्रेशर ग्रुप तो सिलेबस का भी पार्ट है, मैंने लिखवाया भी है कितनी बार और बच्चे पढ़ते भी हैं। आसान टॉपिक होता है प्रेशर ग्रुप, कुछ नहीं है, कुछ इकोनॉमिक, कुछ पॉलिटिकल, कुछ धार्मिक, कुछ राजनीतिक, अलग अलग प्रेशर ग्रुप होते हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं डायरेक्टली, लेकिन सरकार के ऊपर में दबाव बनाते हैं, जन जागरूकता का काम करते हैं, उन्हीं को प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। पढ़ेंगे इसके बारे में कभी डिटेल में। फिलहाल तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी किताब से कवर नहीं कर सकते हैं, आपको करंट अफेयर से ही उसको कवर करना पड़ेगा। क्या क्या कवर करना पड़ेगा, तो मैं इसका तो यहीं पर बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। सबसे पहला चीज़ जो कवर करना पड़ेगा वो है कास्ट पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स, कारण इसके कारण, कॉज, इसका प्रभाव, बिहार में इसका कारण और इसका समाधान और इसमें किस प्रकार से इसका ट्रेंड रहा है, क्योंकि बीपीएससी ने एक बार ट्रेंड भी पूछा कि पिछले 15 वर्षों में बिहार की राजनीति कास्ट से, जाति से विकासवादी राजनीति की ओर आई है, स्पष्ट करें। इस प्रकार से सवाल पूछा गया है। जो सेकेंड टॉपिक है ना वो है क्या, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में भी क्या, राजनीति में भी क्या, तो गठबंधन की राजनीति, केंद्र और राज्य के बीच में जो राजनीति हो रही है वो क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं, जैसे भाषा का, जैसे लैंग्वेज का बता दिया मैंने, जैसे कास्ट का, जैसे कि नस्ल का, इत्यादि मामले हो सकते हैं। कास्ट या कई सारे मामले होते हैं जिसके आधार पर रीजनल जो पॉलिटिकल इशूज़ हैं वो किस प्रकार से नेशनल पॉलिटिकल इशूज़ को इम्पैक्ट डालते हैं, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है बंधुओं। तो पॉलिटिक्स में गठबंधन की सरकारें जो हैं, कॉलिशन गवर्नमेंट है, उसके साथ में जो रीजनल इशू है या जो नेशनल इशू बन जाती हैं, जैसे भाषा का विवाद है, एक राज्य और दूसरे राज्य में विकास का जो अंतर है, जैसे पूर्वी भारत कम विकसित है, पश्चिमी भारत ज़्यादा विकसित है, उत्तरी भारत कम है, दक्षिणी भारत ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं। इस प्रकार के इशू जो रीजनल हैं लेकिन पूरे नेशन को इम्पैक्ट डालते हैं, वो इशू बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा जो है वो है रिलीजन। रिलीजन में आपको पढ़ना होता है सेकुलरिज्म क्या है, भारतीय अवधारणा क्या है सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय अवधारणा क्या है, वेस्टर्न अवधारणा क्या है। ये तो एनसीईआरटी का है, वैसे नेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। रिलीजन का हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं और इस पर आपको लिखना आना चाहिए बिना किसी बायसनेस के। आपके अंदर कोई भी बायसनेस वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम नहीं मेंशन करते हैं जल्दी, अगर कुछ ऐसा ही सकारात्मक है जहां पर मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो कभी भी नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी राजनेता को टारगेट किए बिना आंसर राइटिंग करना आना चाहिए। यानी कि कास्ट पॉलिटिक्स हो गया, उसके बाद से पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें गठबंधन की राजनीति है, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, भाषा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, डेवलपमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के जो मुद्दे हैं वो हो गया, और तीसरा आपका रिलीजन हो गया। इनसे सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं राजनीति और चुनाव में। यही वो 3 टॉपिक हैं जिनमें से एक सवाल की गारंटी होती ही होती है, वो भी लॉन्ग फॉर्मेट में।
अब ज़रा हम लोग एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे बंधुओं। टॉपिक मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा, आप उसे नोट कीजिएगा और कृपया करके उसका अभ्यास भी कर लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं और पढ़ने के लिए तो स्रोत भी आपको बता ही दूंगा। शुरू करते हैं। टॉपिक एक एक करके मैं नोट डाउन करवाऊँगा और आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक क्या है, वो है हमारा संविधान का निर्माण। क्या है? संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। जिसमें 1773 से लेकर के 1935 तक के एक्ट को पढ़ना होता है और पढ़ करके इनके मूल फैक्ट को निकालना होता है और योगदान को पढ़ना होता है, किस प्रकार से किस एक्ट का कितना योगदान है, कहाँ से हमने क्या चीज़ें ली हैं, वो कितनी ही बार पूछ ले जाते हैं। यानी कि मेकिंग ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे सवाल बनते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सभी प्रकार में। दूसरा है कि भाई संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, संविधान की विशेषताएं पूछी जाती है, जिसमें आप बताते हैं कि हमारे संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है और उसमें मूल अधिकार का भी वर्णन किया गया, डीपीएसपी भी है, तमाम तरीके की चीज़ें जो आप चर्चा करते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री, फेडरल, सिंगल सिटीजनशिप इत्यादि जो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ये सब, प्रस्तावना, प्रियम्बल जिसको कहा जाता है, इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। जैसे प्रियम्बल में सॉवरेंटी की बात की गई है, सोशलिज्म की बात की गई है, सेकुलरिज्म की बात की गई है, इसमें न्याय की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है, इसमें बंधुत्व इत्यादि की बात की गई है। तो अलग अलग सेपरेट करके इन सभी टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। जो फोर्थ टॉपिक है वो कौन सा है, तो वो है आपका फंडामेंटल राइट और फिफ्थ टॉपिक जो है वो है आपका डीपीएसपी। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। इनसे एक सवाल की गारंटी होती है, हर दूसरे साल पूछा ही पूछा जाता है, या अगर पर ईयर के हिसाब से देखेंगे तो लॉन्ग में पूछे या फिर शॉर्ट में पूछे। अगर पर ईयर के हिसाब से देखेंगे तो लॉन्ग या शॉर्ट में एक सवाल तो पक्का ही रहता है, लेकिन केवल अगर लॉन्ग फॉर्म के सवालों को देखेंगे तो एक आध साल का गैप रहता है, लेकिन सवाल पूछे जाते, बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं यहाँ से और काफ़ी अक्सर कॉम्प्लेक्स सवाल भी पूछे जाते हैं। तो फिफ्थ टॉपिक हो गया आपका डीपीएसपी, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो यूपीएससी पीवाईक्यू मेंस जो होता है उसके सवालों को देख लेंगे तो एक बार थोड़ा सा टफ लेवल के सवाल आपको दिखेंगे, कई सारे सवाल वहाँ से रिपीट किए जाते हैं। जो सिक्स शॉर्ट टॉपिक है उसको कहा जाता है संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था इसको कहा जाता है। फेडरल जो हमारा सिस्टम है वो कहा जाता है। यूनियन जो हम पढ़ते हैं जिसमें केंद्र को पढ़ते हैं हम लोग और राज्य को पढ़ते हैं, केंद्र राज्य संबंध हो गया, इसमें सेंटर स्टेट रिलेशन को पढ़ते हैं बंधुओं। और दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वो है संघवाद क्या है, संघवाद क्या है, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। संघवाद कैसे मजबूत होता है, कैसे कमज़ोर होता है, संघवाद को अपनाने के पीछे के क्या कारण हैं, इसको ज़रा हम लोग पढ़ते हैं। मैंने जो 8 लेक्चर लिए हैं पॉलिटी के, उसमें मैंने केंद्र राज्य संबंध और संघवाद का टॉपिक पढ़ाया हुआ है, आप जा कर के उसे देखिए और उसे जा कर के पढ़ सकते। फिर से मैं लेक्चर कंटिन्यू कर दूंगा, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, आई नो, वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से सवाल बनने की संभावना हर साल पूछा जाता है, कुछ नहीं तो बिहार और केंद्र का ही जोड़ करके पूछ लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि करंट अफेयर का इसमें बहुत स्कोप होता है, क्योंकि करंट के तमाम तरह का जो डेवलपमेंट है केंद्र और राज्य के बीच में, चाहे वो एक राज्य दूसरे राज्य से विवाद हो रहा हो, चाहे वो जीएसटी को लेकर के विवाद हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के विवाद हो, अगर केंद्र राज्य का संबंध चर्चा में है तो वहाँ से सवाल बनते हैं और आपको करंट अफेयर से जोड़ करके ही उनको लिखना पड़ता है कि करंट अफेयर की क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट जो 7th टॉपिक है बंधुओं वो कौन सा है, तो वह है केंद्र राज्य संबंध। अलग से अगर इसमें आप नहीं पढ़ते हैं तो केंद्र राज्य संबंध एक अलग टॉपिक हो जाता है, वैसे संघीय व्यवस्था में ही केंद्र राज्य संबंध भी आपका समाहित हो जाता है। इसके बाद जो एक टॉपिक पूछ लिया जाता है लेस इम्पॉर्टेंट, लेकिन समटाइम कभी कभार जो है वो पूछ लिया जाता है, ये 8वां टॉपिक है
और ये तभी पूछा जाता है जब करंट अफेयर में चर्चा में हो, नहीं तो सामान्य तौर पर यह सवाल नहीं पूछा जाता। वो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल या स्टेट इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन जिसको कहा जाता है, प्रेसिडेंट रूल जिसको कहा जाता है, प्रेसिडेंट रूल जिसको कहा जाता है, और इकोनॉमिक इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी। तो इससे तो सवाल नहीं पूछे गए हैं, आज तक लगाया भी नहीं गया है कभी देश में। नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी से जुड़े हुए सवाल और प्रेसिडेंट रूल से जुड़े हुए सवाल लगातार पूछे गए हैं कई बार। जैसे प्रेसिडेंट रूल से इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि जब कभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाते तो पूछ लिया जाता है। जैसे 2016 में उत्तराखंड में लगा था तो उसके बाद बीपीएससी में से पूछा गया था ये। उसी प्रकार से मणिपुर में जैसे अपनी ही सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया आप पढ़ कर के आएँ, वहाँ से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये एक टॉपिक हो गया जहाँ से सवाल बनते हैं। जो 9वां टॉपिक है वो वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा है भाई ये? तो ये है प्रधानमंत्री, पीएम, उसके बाद से प्रेसिडेंट और संसद। ये वो टॉपिक है जहाँ से सवाल की 100% गारंटी होती है कि कुछ भी होगा यहाँ से तो सवाल आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ से सवाल न आए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हर साल यहाँ से लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट, किसी न किसी प्रकार से सवाल पूछा जाता है। थोड़ा सा इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये चैप्टर क्योंकि बहुत विशाल है संसद को पढ़ना। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, अभी मैंने राज्यसभा से जुड़ा हुआ एक सवाल आपको दिखाया है बंधुओं। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए सवाल पूछ लिए जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा में ना लोकसभा के स्पीकर महोदय आ गए, राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट महोदय या उनके स्पीकर जो होते हैं राज्यसभा के वो आ गए। तो वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए सवाल इसलिए पूछे जा सकते हैं क्योंकि जगदीप जो धनखड़ जी थे वो राताराती पता नहीं कहाँ चले गए, अचानक से इस्तीफा दिया और गायब ही हो गए। मतलब जीरो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ नहीं, नथिंग, है ना। तो इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है और जब भी इसको पढ़ें तो करंट अफेयर इंक्लूड करके पढ़ें। जैसे आज ही मैंने जो पढ़ाया है संसदीय विशेषाधिकार, क्या पढ़ाया मैंने? संसदीय विशेषाधिकार। क्यों नहीं वहाँ से सवाल पूछेगा? आप मुझे बताइए कि संसदीय विशेषाधिकार क्या है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों की चर्चा करें, संविधान में जो संसदीय विशेषाधिकार दिया गया है उसकी भी चर्चा करें, इसके महत्व को बताएं, क्यों दिया गया है ये भी बताएं। इतना सारा सवाल पूछ सकता है आपसे लॉन्ग फॉर्मेट में, सबको जोड़ करके एक ही सवाल बना देगा क्योंकि करंट में चर्चा में है। और अभी शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है भाई, जिसमें 3 बड़े बड़े बिल 4-5 पास किए गए हैं। 3 तो मुख्य बिल हैं, उसके अलावा भी कई सारे एक्ट पास हुए हैं। इसलिए संसदीय विशेषाधिकार या संसद से जुड़े हुए करंट अफेयर, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, इनसे जुड़े हुए सवाल आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं आप उन्हें फॉलो करते रहिए, आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। 10वां टॉपिक जो है उसको कहा जाता है न्यायपालिका। न्यायपालिका से जुड़े हुए सवाल जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अधिकार, इनके क्षेत्राधिकार से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अधिकार क्या हैं और इनके क्षेत्राधिकार क्या हैं, इससे जुड़े हुए सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। जैसे कि न्यायिक समीक्षा जो टॉपिक है, जुडिशियल रिव्यू टॉपिक है, इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है 2-2, 3-3 बार। मैंने टेस्ट लिया था, जुडिशियल रिव्यू पर एक सवाल दिया था। किसी बच्चे ने केशवानंद भारती, अभी तक जितने कॉपीज़ मैंने देखी है, केशवानंद भारती केस की किसी ने चर्चा नहीं की। कितनी गलत चीज़ है, जब आप जुडिशियल रिव्यू कहीं पर बोलेंगे भी ना तो केशवानंद भारती की तो चर्चा अनिवार्य हो जाती है अपने आप। किस लिए नहीं किया उन्होंने? तो उन्होंने गलती की। गलती करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर तो गलती करेंगे ही। एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बल्कि बीपीएससी ने तो एक कदम और आगे जा कर के केशवानंद भारती केस की समीक्षा करने के लिए शॉर्ट आंसर में ही दे दिया। तो यानी कि न्यायपालिका क्या है, उसके मूल क्षेत्राधिकार क्या हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार क्या हैं, हाई कोर्ट का क्या है, किस प्रकार से काम करती है, न्यायपालिका की चुनौतियां क्या हैं। और मैंने एक सवाल लिखवाया है बच्चों से कि न्यायपालिका
के समस्याओं का तकनीकी समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी ने सवाल पूछा कि विधायिका में एआई का उपयोग क्या हो सकता है। विधायिका में एआई का उपयोग बीपीएससी ने शॉर्ट आंसर में पूछा था। मैंने सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की समस्या, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की समस्याओं का समाधान करने में एआई या तकनीक का क्या योगदान हो सकता है। तकनीक शब्द था, एआई नहीं था। तकनीक शब्द का क्या योगदान हो सकता है। ओके, तो न्यायपालिका वेरी इंपॉर्टेंट बंधुओं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यायिक पूर्णावलोकन भी मैंने आपको बता दिया, जुडिशियल रिव्यू जिसको कहा जाता है। राज्यपाल की भी चर्चा हमने कर ली है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, वो है कौन सा, तो वो है आपका कौन सा, वो है आपका पंचायत और नगर पालिका। नगर पालिका, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोकल बॉडी जिनको कहा जाता है, 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट पढ़ते हैं आप, इसके बारे में पढ़ना। जब भी पंचायत आएगा तो इसमें राज्य गवर्नमेंट को इंक्लूड करते हुए पढ़ना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट में पंचायत कैसे काम कर रही है, बिहार सरकार ने पंचायतों को कौन कौन से अधिकार दिए हुए हैं, और बिहार में पंचायतों की संरचना क्या है, संरचना क्या है, बिहार में पंचायतों की चुनौतियां क्या हैं, बिहार में पंचायतों की चुनौतियां क्या क्या हैं, और बिहार सरकार ने पंचायतों को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, या आपके क्या सुझाव हैं पंचायतों और लोकल बॉडीज़ के लिए। सारे लोकल बॉडीज़ में भी जोड़ दीजिएगा, पंचायत के अलावा नगर पालिका यहीं पर लिख दीजिए। तो ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन में आपको पंचायतों को पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जैसे कि यूपीएससी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि कौन सा हो गया भाई, आर्टिकल 148 के तहत में कैग, जैसे कि फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, यही तो होता है ना। हाँ, तो ये जो है कुछ संवैधानिक बॉडीज़, इनके बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। इसी से सवाल पूछेगा, 101% इसी से पूछेगा। बाकी एक मैंने बताया ही था, जो जनरल इशू हैं, सोशल इशू हैं, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें एक है रिलीजन का टॉपिक, एक है कास्ट का टॉपिक, और एक है गठबंधन या सरकारों का टॉपिक, जिसमें कि गठबंधन की सरकारें जो हैं उससे सवाल पूछता है। कास्ट का हमारे ऊपर इम्पैक्ट, पॉलिटिक्स के ऊपर में इम्पैक्ट, देश के ऊपर में इम्पैक्ट, और रीजनल इशू, जैसे कि रीजनल इशू इसी में आएगा, सोशल इशू में ही आएगा, जैसे कि भाषा, जैसे कि विकास, और आजकल एक नया चला है इसके अलावा पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण। तो ये इशू ऐसे हैं जिनसे सवाल बन सकते हैं। सारे मैंने आपको सिलेबस बताया है, GS2 में पॉलिटी का मैंने आपको सवाल दिखाए हैं बंधुओं, मैंने आपको टॉपिक नोट करवा दिए हैं। इन टॉपिकों को नोट करके अब आपका काम होगा इनका अध्ययन करना। अध्ययन के लिए क्या क्या रखें, बीपीएससी मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, या प्रीलिम में भी यही काम आता है। M लक्ष्मीकांत की बुक सबसे पहला तो यही है। दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं अभी। बीपीएससी और यूपीएससी, इनके भी प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, इन दोनों के। जिनका मेंस है ना 71, कान खोल करके सुने। केवल बीपीएससी प्रीवियस ईयर से काम नहीं चलेगा, आप पॉलिटी में यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रा देखिए, क्योंकि उसके क्वेश्चंस की प्रणाली बिल्कुल अलग होती है, और बीपीएससी कॉपी पेस्ट कर लेती है कई बार, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। बाकी मैं तो प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ। तीसरा जो स्रोत होता है वो है करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर, वो भी डिटेल में। अब ज़रा मैं एक उदाहरण देता हूँ। स्काउट जम्बूरिन का एक राजस्थान में सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर तो राष्ट्रपति जी हमारे भाग लेने गई थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो सवाल भी बीपीएससी में से पूछा जा सकता है, और वो पूछा गया है। तो यानी कि राष्ट्रपति महोदया कहीं पर भी शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री जी कहीं पर भी जाते हैं, तो उस पर 2-4 लाइन आपको लिखना आना चाहिए शॉर्ट आंसर में। लॉन्ग फॉर्मेट के टॉपिक तो मैंने आपको ऊपर बताए ही हैं। शॉर्ट फॉर्मेट के टॉपिक में आपको 2-4 लाइन करके बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर लिखना आना चाहिए, चाहे कोई भी इशू हो। प्रधानमंत्री जी आईजीओ का सम्मेलन, देश के जितने आईजी हैं, पुलिस का सम्मेलन हुआ था छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर भाग लेने गए थे। तो उस सम्मेलन के बारे में आपसे पूछ सकता है कि क्या क्या वहाँ पर चर्चा हुआ, क्या थीम था चर्चा का, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या वहाँ पर बात किया गया। समझिएगा मेरी बातों को। नो मैटर कि वो इशू बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है,
प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जहाँ पर भी जा रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, किस इशू पर क्या बात हो रही है, उसे फॉलो कीजिए, उसको लिखने का ज़रा सा प्रयास किया कीजिए। ओके, बाकी तो यही है बंधुओं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।